परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड्स। इस पूरी वीडियो में हम ये सारे मेथड्स डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी स्क्रीन पे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड्स, जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इस पूरी वीडियो में हम ट्रेडिशनल मेथड्स डिस्कस करेंगे। इसके तुरंत बाद एक वीडियो आएगी जिसमें हम मॉडर्न मेथड्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड्स में आते हैं आपका ये सारे मेथड्स, कुछ 11 मेथड्स हैं ये। फ्री एसे मेथड, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, रैंकिंग, पेयर्ड कंपैरिजन, ग्राफिक रेटिंग स्केल्स, फोर्स चॉइस डिस्क्रिप्शन, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, चेकलिस्ट्स, क्रिटिकल इंसिडेंट्स, ग्रुप अप्रेजल, फील्ड रिव्यू मेथड। तो इस पूरी वीडियो में हम बेसिक्स कवर करेंगे इन मेथड्स का और क्या इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं हर एक मेथड के, आप वो समझ जाओगे। ठीक है, और हम स्टार्टिंग में ये भी देखेंगे कि परफॉर्मेंस अप्रेजल बोलते किसे हैं। तो लास्ट तक देखना आप इस वीडियो को, ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओ। आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन लास्ट तक बने रहना, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। और अगर आप जॉब करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है ये वीडियो, क्योंकि मैं एग्जांपल्स ऐसे यूज़ करूँगा। और नहीं भी करते हैं तभी भी मैं, आपको पता ही है कि मैं इजी एग्जांपल्स ही यूज़ करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ परफॉर्मेंस अप्रेजल के। Performance appraisal is a process used by organization to evaluate and review an employee's work performance. Essentially, it's like a report card for an employee that assesses how well they are doing their job based on certain criteria. अब आपने बहुत लोगों को सुना होगा, भाई इस साल अप्रेजल इतने परसेंट हुआ है, इस साल अप्रेजल इतने परसेंट। अप्रेजल का मतलब क्या है? अप्रेजल का मतलब ये है कि कंपनीज जो भी उसके एम्प्लॉयज़ हैं उनका साल में एक बार या हाफ ईयरली में एक बार पूरा परफॉर्मेंस देखती है, लेखा जोखा देखती है, चिट्ठा देखती है कि किया क्या है आपने, पहले ये बताओ। अगर उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है तो उनकी सैलरी वैलरी पे, प्रमोशन वगैरह पे उसका इम्पैक्ट होता है। परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है तो भी उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से परफॉर्मेंस अप्रेजल एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कंपनीज यूज़ करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए और रिव्यू करने के लिए। ठीक है, बेसिकली जांचने के लिए। और ये एम्प्लॉय के रिपोर्ट कार्ड से इसको लिंक किया गया है कि एम्प्लॉयज़ ने जितना भी काम किया उसका पूरा रिपोर्ट कार्ड बनाया जाता है और उस पर बहुत सारे क्राइटेरियाज़ लिखे रहते हैं और उससे ये पता चल जाता है कि एम्प्लॉयज़ जो भी उसको काम दिया गया है वो अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दिस इवैल्यूएशन टिपिकली हैपन्स ऑन अ रेगुलर शेड्यूल सच एज एनुअली और सेमी एनुअली एंड इंक्लूड्स फीडबैक अबाउट व्हाट द एम्प्लॉय इज़ डूइंग वेल एंड वेयर दे माइट नीड टू इम्प्रूव। ठीक है, दो चीज़ इसमें देखी जाती है कि एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छा किस में कर रहा है और किस में उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, और ये एनुअली भी हो सकता है और सेमी एनुअली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है। मेजरली जो होता है वो साल में एक बार होता है, मार्च और अप्रैल के महीने में, ऐसे बीच में होता है। ठीक है, और क्या लिखा गया है? द गोल इज़ टू हेल्प एम्प्लॉयज़ अंडरस्टैंड देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस टू इंश्योर दैट everyone is contributing effectively to the organization's goal and to guide decisions about training, promotions, raises and sometimes disciplinary actions. तो परफॉर्मेंस अप्रेजल से ज़रूरी नहीं है कि बस आपको प्रमोशन मिले, पे रेज मिले। आपको, अगर आपने बेड़ा गर्क कर रखा है, अगर आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हो तो अगर आपको ट्रेनिंग की नीड है तो ट्रेनिंग नीड मिलती है। डिसिप्लिनरी एक्शन, अगर आप बहुत ही गंदा काम कर रहे हो तो वहाँ पे डिसिप्लिनरी एक्शन भी होता है, जिसको आप डेवलपमेंट प्लान भी बोलते हैं कई बार। तो एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ और वीकनेस इससे पता चल जाती है बेसिकली कि कितना ज़्यादा वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल के प्रति। तो ये कॉन्सेप्ट होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। अभी ट्रेडिशनल मेथड जो स्टार्टिंग में देखे थे, ये कुछ 11 ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, वन बाय वन हम देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है फ्री एसे मेथड। It involves a superior writing a narrative or descriptive essay about an employee's performance. In this method, the supervisor freely expresses their thoughts on the employee's strength, weakness, job performance, potential and suggestions for improvement. अब थ्रू आउट दिस वीडियो आप क्या देखोगे ना कि परफॉर्मेंस अप्रेजल के क्या क्या मेथड्स हैं जो मैनेजर्स या सुपरवाइजर्स यूज़ करते थे ट्रेडिशनली। ट्रेडिशनल का मतलब ये नहीं है कि पुराने ज़माने के हो गए हैं, अभी भी यूज़ होते हैं, कंबाइंडली भी यूज़ होते हैं बहुत सारे मेथड्स। सबसे पहला जो मेथड है जो मैनेजर्स यूज़ करते थे वो था फ्री एसे मेथड। वो फ्रीली कुछ ना कुछ लिख देते थे एम्प्लॉयज़ के बारे में, जो कि रिलेटेड होता था एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ, वीकनेस, जॉब परफॉर्मेंस, पोटेंशियल और उनके सजेशंस पे कि जो इम्प्रूवमेंट की अगर उनको कोई ज़रूरत है तो। मतलब एक पन्ना लिया, कुछ पैराग्राफ टाइप लिख दिया बेसिकली। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव वे में। उनका कोई जिससे पैरामीटर नहीं है कि इस बेसिस पे उनको जज करना है, कुछ ना कुछ लिख दिया कि उनको कैसा लगा एम्प्लॉय।
बेसिकली, ठीक है। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या थे अब वो देख लेते हैं। फ्री एसे मेथड में एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती थी, एक फ्रीडम मिलती थी जो भी मैनेजर होता था उसको, कि वो कुछ भी लिख सकता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के बारे में और पर्सनलाइज वे में लिख सकता है, जैसे उसको अच्छा लगे वैसे लिख सकता है। सेकेंड इसका एडवांटेज होता है कंप्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि इस मेथड में कोई चेकबॉक्स या स्केल्स नहीं होते थे, तो इससे एक होलिस्टिक व्यू पता चल जाता था कि एम्प्लॉय एक्चुअल में कर क्या रहा है। जैसे कि मान लो कि एम्प्लॉय में अगर कोई सॉफ्ट स्किल्स हैं तो आप चेक बॉक्स और ऐसे स्केल्स पे नहीं नाप सकते हो। सॉफ्ट स्किल्स क्या क्या हो सकती हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़, टीम इंटरेक्शन, तो उसको आप लिख सकते हो पेन और पेपर पे। थर्ड इसका एडवांटेज होता है डिटेल्ड फीडबैक। अब फ्री एसे मेथड के जरिए आप डिटेल में एम्प्लॉयज़ के बारे में लिख सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी आप ले सकते हो कि कहाँ कहाँ पे उसने क्या क्या किया था एम्प्लॉय ने, ठीक है। तो ये सारे एडवांटेज प्रोवाइड करता है फ्री एसे मेथड। डिसएडवांटेज में सबसे पहला होता है टाइम कंज्यूमिंग। ऑब्वियसली अगर आपको पता ही नहीं है कि कौन से स्केल्स के बारे में लिखना है, क्या क्या पॉइंटर्स हैं, तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आपको एज एन मैनेजर को उस एम्प्लॉय के बारे में लिखने के लिए। और अगर मान लो आपकी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, 5-6 हज़ार एम्प्लॉयज़ हैं, अब सबके बारे में बैठ के पन्ने थोड़ा लिखते रहोगे आप, ठीक है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज होता है। सेकंड होता है डिसएडवांटेज सब्जेक्टिविटी। अब यहाँ पे जो मैनेजर है आपका, उसका पर्सनल ओपिनियन क्या है एम्प्लॉय के प्रति, वो भी मैटर करता है, ठीक है। तो वहाँ पे बायस वगैरह हो सकते हैं। अगर किसी मैनेजर को कोई एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो उसके बारे में वो ज़्यादा अच्छा लिखेगा, ऑब्वियसली, ठीक है। ऐसे पर्सनली भी अच्छा लगता है, वो काम अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा है वो बात की बात है, तो ये इसका डिसएडवांटेज होता है। थर्ड होता है लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। इसका कोई स्टैंडर्डाइज्ड वे नहीं है, कुछ भी लिख सकता है वो एम्प्लॉयर। किस ऐसे के बेसिस पे आप कितना अप्रेजल करोगे, कितना उसका रेज करोगे, पे रेज, किसको प्रमोशन दोगे, ये वहाँ पे डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था कि आपने कुछ पॉइंट्स वगैरह तो दिए नहीं, तो कैसे मतलब ऐसे के बेसिस पे करोगे, वर्ड काउंट करोगे क्या, तो बेसिकली वो डिसएडवांटेज होता है। तो फर्स्ट ये मेथड था। सेकेंड होता है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। अ मैनेजर और सुपरवाइजर प्रिपेयर्स अ डिटेल रिपोर्ट ऑन एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस, बिहेवियर एंड अदर रेलिवेंट वर्कप्लेस एस्पेक्ट्स. This report is kept confidential, typically not shared with employee, and is used by higher management for administrative decisions like promotion or terminations. ठीक है, मतलब बेसिकली आप रिपोर्ट तो बना रहे हो कि एम्प्लॉय ने जो भी काम किया, बिहेवियर कैसा था उसका, या बाकी सारी चीज़ें कैसी थी काम के दौरान, लेकिन वो एम्प्लॉय को नहीं बता रहे हो आप, ठीक है। वो जो मैनेजमेंट का जो पैनल है उसके साथ आप डिस्कस कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्कस कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए, प्रमोशन या टर्मिनेशन के डिसीजन लेने के लिए। इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एडवांटेज है इसका प्राइवेसी, क्योंकि इसमें जो रिपोर्ट है वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है, तो जो सुपरवाइज़र हैं वो खुल के ऑनेस्टली कुछ भी लिख सकते हैं एम्प्लॉयज़ के बारे में। मतलब उनको ये इस चीज़ का डर नहीं रहेगा कि एम्प्लॉयज़ उनको क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को पता ही नहीं है। सेकेंड होता है डिसीजन मेकिंग सपोर्ट। ये सारी जो रिपोर्ट्स हैं, जो सीनियर मैनेजर है वो यूज़ करता है इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए एम्प्लॉयज़ के लिए, जैसे कि उसको प्रमोट करना है, ट्रांसफ़र करना है, उस पर डिसिप्लिनरी रिएक्शन लेने हैं, ठीक है। तो इसलिए ये डिसीजन मेकिंग सपोर्ट प्रोवाइड करती है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स। और थर्ड होता है रिकॉर्ड कीपिंग। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स एक फॉर्मल रिकॉर्ड होता है एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस के लिए, जिसको आप रख सकते हो और आगे भी आने वाले रिपोर्ट से आप कंपेयर कर सकते हो, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने के लिए या डिस्प्यूट्स वगैरह अगर आते हैं तो उसके लिए। अब इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, इसमें ट्रांसपेरेंसी की दिक्कत हो जाती है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को पता नहीं रहता ना कि क्या लिखा गया है उनके बारे में। तो अगर कुछ गलत सलत भी लिखा होगा ना, तभी भी उनको ऐसे एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि क्या भेजा गया है उस रिपोर्ट में। सेकेंड होता है पोटेंशियल फॉर बायस। अब मैनेजर्स क्या कर सकते हैं, फेवरेटिज्म कर सकते हैं, वहाँ पे बायसनेस लगा सकते हैं। एम्प्लॉयज़ को क्या पता चल रहा है, ठीक है, पर्सनल डिसलाइक्स और प्रेफरेंसेस वगैरह पे के बेसिस पे वो रिपोर्ट्स बना सकते हैं मैनेजर्स। तो मैनेजर्स के हाथ में सब कुछ होता है यहाँ पे। थर्ड होता है डीमोटिवेशन। अब एम्प्लॉयज़ को पता ही नहीं है कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, रिपोर्ट्स बन गई उनके ऐसे पीठ पीछे ही सब कुछ हो गया, तो उनका डीमोटिवेशन होगा, ये मोटिवेशन नहीं होगा यहाँ पे। नेक्स्ट होता है रैंकिंग मेथड। रैंकिंग मेथड नाम से ही पता चल रहा है, वैसे मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। इट इन्वॉल्व्स लिस्टिंग ऑल द एम्प्लॉयज़ फ्रॉम हाईएस्ट to lowest based on their performance levels. This method assesses each employee relative to others, making it straightforward to identify the top performers and those who need improvement. सारे employees में रैंक दे दो कि कौन से नंबर पे है एम्प्लॉय, ठीक है, कौन लोएस्ट है कौन हाईएस्ट है, जो भी उनके परफॉर्मेंस लेवल्स हैं उनके बेसिस पे। तो वो भी एक तरह से परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड हो गया। इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला है सिंप्लिसिटी। भाई छुपाने उपाने का काम ही ख़त्म कर दिया, रैंक दे दिया, उनकी परफॉर्मेंस नहीं बताई, उनको रैंक दे दिया,
ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी वे अंडरस्टैंड करने का होता है कि हाँ भाई आपकी 5 रैंक है आउट ऑफ 10, मतलब आपने ठीक ठाक सा काम किया है, एवरेज काम किया है। ऑलराइट, तो सिंप्लिसिटी होती है। उसके बाद कंपैरेटिव इवैल्यूएशन होता है। रैंक देके आप ये पता लगा सकते हो कि टॉप परफॉर्मर्स कौन से हैं और अंडर परफॉर्मर्स कौन से हैं, ठीक है, बहुत ईजिली आप पता लगा सकते हो। तो कंपैरेटिव इवैल्यूएशन वहाँ पे आप कर सकते हो दोनों के बीच में। थर्ड होता है डिसीजन मेकिंग फॉर रिवॉर्ड्स। अब यहाँ पे आपको ये पता चल जाता है कि किसको प्रमोशन देना है, किसको बोनस देना है और किसको टर्मिनेट करना है या डिमोशन देना है, ठीक है, रैंक आपको पता चल गई है। तो इसके डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं नॉट कम्प्रिहेंसिव। अब जैसे कि मैंने बताया था कि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस पे आप कुछ नहीं लिख रहे हो यहाँ पे, बस उनको बता दे रहे हो कि 5 नंबर का एम्प्लॉय ये है, 4 नंबर का एम्प्लॉय ये है। ऐसे उनको डिटेल्ड फीडबैक नहीं दे रहे हो जो उनको एरियाज जो होंगे जिसमें उनको इम्प्रूव करना है या एक्सेल करना है, तो उनकी पर्सनल डेवलपमेंट आप इग्नोर कर रहे हो वहाँ पे। सेकंड होता है मोरल इशू। मान लो कि आपने मतलब ओपनली सबको सबकी रैंक बता दी, तो अगर 5 नंबर वाला एम्प्लॉय है शायद वो उतना नाराज़ ना हो। अगर जो 10 नंबर के एम्प्लॉय होंगे या एक ही एम्प्लॉय होगा ना 10 नंबर पे, तो उसको कितना बुरा लगेगा यार कि मतलब मैं सबसे लोवेस्ट हूँ, 10 पूरे एम्प्लॉयज़ हैं और सबसे 10 नंबर पे मैं ही हूँ। अगर वो ऐसे नीचे से नहीं सोचता है कि मैं नीचे से फर्स्ट हूँ, वो वाला कॉन्सेप्ट, तो बेसिकली उसको बुरा लगेगा, है ना। तो मोरल उसका डाउन हो सकता है वहाँ पे। थर्ड डिसएडवांटेज होता है सब्जेक्टिविटी एंड बायस। अब मैनेजर्स को यहाँ पे डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिव्यू थोड़ा ना देना पड़ रहा है, उसको बस रैंकिंग देनी है। अगर मान लो डिस्प्यूट है 9th और 10th रैंक में, दोनों ने बराबर सही काम किया है, तो मैनेजर जिसको पसंद करता होगा उसको 9 दे देगा, जिसको पसंद नहीं करता होगा उसको 10 दे देगा। या ऐसे ही 1 और 2 में भी हो सकता है, जैसे 2 में कुछ कन्फ्यूजन होगा तो मैनेजर वहाँ पे अपनी पर्सनल कुछ लाइक्स और डिसलाइक्स लगा सकता है, तो वहाँ पे बायस के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट होता है पेयर्ड कंपैरिजन। इट इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग ईच एम्प्लॉय अगेंस्ट every other employee, one pair at a time, based on specific performance criteria. Each comparison results in a decision of which employee of the pair is best regarding the particular criteria. This method is used to rank employees by telling the result of all their pair-wise comparisons. अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, मान लो आपकी टीम में 10 एम्प्लॉयज़ हैं, तो 2-2 का ग्रुप बना रहे हो। जैसे कि मान लो एम्प्लॉय 1 है, एम्प्लॉय 1 को 2 के साथ कंपेयर करोगे एक बारी में, फिर एम्प्लॉय 1 को 3 के साथ कंपेयर करोगे, एम्प्लॉय 1 को 4 के साथ कंपेयर करोगे। ऐसे 2-2 के ग्रुप में आप कंपेयर करोगे एम्प्लॉयज़ को कि किसने कैसा काम किया, ठीक है। इस मेथड का मतलब ये होता है। इसका फर्स्ट एडवांटेज होता है डिटेल्ड कंपैरिजन। आप सारे एम्प्लॉयज़ को सारे एम्प्लॉयज़ के साथ एक बारी कंपेयर कर रहे हो, और 2 एम्प्लॉयज़ को ही कंपेयर करोगे आप एक टाइम पे, ठीक है। इसलिए इसको पेयर्ड कंपैरिजन बोलते हैं, पेयर ही होते हैं इसमें 2-2 के। तो आप डिटेल्ड कंपैरिजन कर पाओगे 2 एम्प्लॉयज़ के बीच में। मिनिमाइज कॉम्प्लेक्सिटी। अभी आप 2 एम्प्लॉयज़ के बीच में कंपैरिजन करके कन्फ्यूजन वहाँ पे हटा सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा सिंपल वे में आप इसको यूज़ कर सकते हो इस टेक्निक को। और यहाँ पे फेयरनेस परसेप्शन भी रहता है, क्योंकि 2 एम्प्लॉयज़ को आप एक बारी में कंपेयर कर रहे हो, तो उनके लिए भी एक प्लेइंग फील्ड मिल जाती है एम्प्लॉयज़ के लिए कि उनको दूसरे से अच्छा होना है, ठीक है। तो फेयर परसेप्शन होता है यहाँ पे, फेयरनेस परसेप्शन। सबसे पहला डिसएडवांटेज होता है इसका टाइम कंज्यूमिंग। अब मान लो आपके एम्प्लॉयज़ 10 हैं आपकी टीम में, अब 10 ही थोड़ा होते हैं भाई, ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे 1000 5-5 हज़ार लोग होते हैं, सबको सबके साथ कंपेयर करना बहुत मुश्किल होगा और टाइम कंज्यूमिंग होगा। सेकेंड इसका डिसएडवांटेज होता है ओवर सिंप्लीफिकेशन। अभी यहाँ पे क्या होता है, सिंप्लीफाई तो कर दिया आपने टेक्निक, लेकिन अगर एम्प्लॉयज़ की कुछ ऐसी क्वालिटीज़ है जो कंपेयर ही नहीं हो सकती है, उनके ऐसे परफॉर्मेंस है जो कंपेरेबल ही नहीं है, वो तो यहाँ पे इग्नोर हो जाते हैं। अब जो मान लो 2 एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनको उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे तो कंपेयर करोगे कि हाँ तुम दोनों ने कितना काम किया, इसने अच्छा काम किया, इसने बुरा काम किया। अब वहाँ पे आप ये थोड़ा ना देखोगे कि हाँ भाई इसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ काम कर दिया, दूसरे एम्प्लॉय ने किया ही नहीं वो काम, तो वहाँ पे वो इग्नोर होने के चांसेस होते हैं। थर्ड होता है पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट। अब क्योंकि पता है कि आपको हर एक से कंपेयर किया जाएगा, तो वहाँ पे एक टेंशन हो जाती है और कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है एम्प्लॉयज़ में कई बार, क्योंकि टीम वर्क भी बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कंपनी में। अगर आपकी टीम ही आपस में लड़ रही है, आपस में कंपेटिटर आपने उनको बना दिया, तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है, माहौल ख़राब हो जाता है बेसिकली। नेक्स्ट होता है ग्राफिक रेटिंग स्केल। अब यहाँ पे क्या कर दिया, हर एक एम्प्लॉय को आपने कुछ ना कुछ रेटिंग्स दे दी, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर वर्क या बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया। द ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड इन्वॉल्व्स यूजिंग अ स्केल टू रेट एम्प्लॉयज ऑन वेरियस वर्क रिलेटेड क्राइटेरिया। टिपिकली दीज स्केल्स रेंज फ्रॉम पुअर टू एक्सीलेंट और फ्रॉम 1 to 5 and they are used to evaluate aspects like quality of work, punctuality, teamwork and communication skills। ठीक है, मान लो आपने एक फॉर एग्जांपल क्वालिटी ऑफ वर्क के बेसिस पे 1 से लेकर 5 तक नंबर डिसाइड कर दिए। हर एक एम्प्लॉय को आप देखोगे कि हाँ भाई इसका क्वालिटी ऑफ वर्क कितना है। किसी एम्प्लॉय का 5 भी होगा, 5 का मतलब बहुत अच्छा, किसी एम्प्लॉय का 1 भी होगा, 2 भी होगा, कि जो एवरेज काम कर रहे होंगे बेसिकली।
ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ वर्क हो सकता है, कितना पंचुअल है वो एम्प्लॉय, कितना टीम वर्क है उसमें, कितनी कम्युनिकेशन स्किल है। बेसिकली आप रेट कर रहे हो उसको आउट ऑफ 5। इसके क्या एडवांटेजेस हैं? सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी, ऑब्वियसली बहुत सिंपल है रेट करना, सिंपल रेटिंग सिस्टम आपको लगाना है। क्वांटिफाइबल डेटा मिल जाता है आपको कि कितने एम्प्लॉयज़ को कितनी अच्छी रेटिंग मिली है, उसके बेसिस पे आप उसका प्रमोशन या डिमोशन कर सकते हो। कंसिस्टेंसी मिल जाती है आपको कि आप सारे डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ में आप वो सारी चीज़ यूज़ कर सकते हो। कंसिस्टेंसी मिल जाती है आपको इवैल्यूएशन में, ठीक है। एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया बेसिकली बोल सकते हो आप जिसे। डिसएडवांटेज होता है सब्जेक्टिविटी। अब सब्जेक्टिविटी तो भाई हर जगह होती है। सब्जेक्टिविटी का मतलब फेवरेटिज्म से लगा लो आप कि मैनेजर के हाथ में ही है सब कुछ। अब मान लो यहाँ पे स्केल तो आपने डिसाइड कर दिया कि हाँ भाई आपने क्वालिटी ऑफ वर्क के बेसिस पे देना है, लेकिन उसको जस्टिफाई करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। तो मैनेजर के हाथ में है कि किसको 5 देगा, किसको 3 देगा, किसको 4 देगा, किसको 1 देगा, ठीक है। तो वहाँ पे सब्जेक्टिविटी का खतरा होता है। सेकंड अगेन आ गया ओवर सिंप्लीफिकेशन। अब मान लो कि आपकी कंपनी में कुछ स्केल्स डिसाइड कर दिए, मान लो ये जो स्केल्स लिखे हैं क्वालिटी ऑफ वर्क, पंचुअलिटी है वो, अब इसके बेसिस पे ही तो एम्प्लॉयज़ को जज किया जाएगा। अब कोई एम्प्लॉय इनसे बाहर कुछ काम कर रहा है, कुछ अच्छा भी काम कर रहा है, तो वो तो ओवरलुक हो जाएगा ना, उसको तो देखोगे ही नहीं आप। तो वहाँ पे ओवर सिंप्लीफिकेशन हो जाती है। थर्ड होता है लैक ऑफ डिपार्टमेंटल फीडबैक। एक डिटेल्ड फीडबैक मिसिंग होता है जो एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर मान लो एम्प्लॉय ने कुछ अच्छा काम नहीं किया है कहीं पे, तो उसको डेवलपमेंटल फीडबैक भी तो देना है, तो वहाँ पे वो चीज़ मिसिंग होती है। नेक्स्ट होता है फोर्स चॉइस डिस्क्रिप्शन। आई होप आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो। आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। अगर आप अभी भी वीडियो में हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो फोर्स चॉइस डिस्क्रिप्शन मेथड क्या होता है? द इवैल्यूएटर मस्ट चूज बिटवीन अ सेट ऑफ स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स दैट बेस्ट डिस्क्राइब द एम्प्लॉय। ईच चॉइस करस्पॉन्ड्स टू अ हिडन न्यूमेरिक वैल्यू यूज्ड फॉर फाइनल इवैल्यूएशन। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दे दी गई हैं, कुछ चीज़ें दे दी गई हैं, मतलब कुछ टैग्स दे दिए गए हैं जो एम्प्लॉयज़ को देने होते हैं इन ऑर्डर टू असेस देयर परफॉर्मेंस, कि उन्होंने कितना अच्छा किया, ठीक है। स्टेटमेंट्स लाइक ऑफन एक्सीड गोल्स, मीट्स गोल्स विदाउट नोइंग द न्यूमेरिक वैल्यू अटैच टू दीज डिस्क्रिप्शंस। अब मान लो कोई मैनेजर के पास 3 ही स्टेटमेंट्स हैं, एक्सीड गोल्स, मीट गोल्स, नीड इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो जो अच्छा काम नहीं कर रहा होगा उसको वो दे देगा नीड इम्प्रूवमेंट, और जो ठीक ठाक सा काम कर रहा होगा उसको बोल देगा मीट गोल्स, और जो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रहा होगा उसको वो टैग दे देगा एक्सीड गोल्स। 3 ही टैग्स होते हैं इसके पास। The choices are often structured in a way that prevents evaluator from uniformly giving all highs or all low ratings. अभी मैनेजर्स क्या करते थे ना, किसी भी एम्प्लॉय को बहुत अच्छा देते रहते। तो मैनेजर की टीम में अगर 10 एम्प्लॉयज़ हैं तो 10 को बोल देगा कि एक्सीड गोल्स। उसकी जेब से क्या जा रहा है भाई, पैसा तो कंपनी का जा रहा है ना। तो यहाँ पे मेक श्योर करना पड़ता है कि जो मैनेजर है वो सबको उनके काम के हिसाब से रेटिंग दे। फर्स्ट इसका एडवांटेज होता है बायस रिड्यूस हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि उसके पास प्री डिफाइंड ऑप्शंस होते हैं जो भी मैनेजर हैं उसके पास। तो सबको वो हर एक बंदे को हाई रेटिंग्स नहीं दे सकता है, और पर्सनल बायस यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद होता है स्टैंडर्डाइजेशन। एक स्टैंडर्डाइज वे बना दिया, ऐसे रेटिंग वेटिंग का सीन रखा ही नहीं, 3 ही चीज़ दे दी, उसके हिसाब से ही आपको क्या करना है, असेस करना है अपने एम्प्लॉयज़ को। थर्ड इसका एडवांटेज होता है फोकस ऑन की क्वालिटीज़। अब जो की क्वालिटीज़ होंगी एम्प्लॉयज़ में, अगर कोई एम्प्लॉयज़ अच्छा ही काम कर रहा है और बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहा है, उसको एक्सीड गोल्स मिलेगा ही मिलेगा। तो की क्वालिटीज़ पे फोकस किया जाता है एम्प्लॉयज़ की, कि वो किस तरीके का काम कर रहे हैं। फर्स्ट डिसएडवांटेज होता है इसका लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। अब यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी में एक रिस्ट्रिक्शन लग जाती है बेसिकली, क्योंकि 3 ही स्केल्स हैं, उसी में से कुछ ना कुछ देना है, बीच का कुछ ऑप्शन नहीं बचता है। थर्ड होता है पोटेंशियल फॉर फ्रस्ट्रेशन। अब यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन होने के चांसेस होते हैं, वही सेम रीज़न है ऊपर वाला ही, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे बहुत लिमिटेड टैग्स मिलते हैं आपको जो एम्प्लॉयज़ को आपको देने होते हैं, और मैनेजर को नहीं पता कि किस टैग के साथ कितना अच्छा कितना बुरा लिखा हुआ है। मान लो अगर लिखा हुआ एक्सीड गोल्स, तो एक्सीड गोल्स में 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, तो मैनेजर को वहाँ पे नहीं पता है, तो फ्रस्ट्रेशन वहाँ पे थोड़ी सी हो सकती है। थर्ड होता है कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्टेटमेंट डिज़ाइन। अब जो स्टेटमेंट्स है, जैसे मान लो एक्सीड गोल्स, मीट गोल्स, नीड इम्प्रूवमेंट, इनको डिज़ाइन करने में भी, मतलब ये हर जगह सेम नहीं होती हैं, ये अलग अलग भी होती हैं, तो इनको डिज़ाइन करने में भी थोड़ा सा टाइम जाता है और थोड़ा सा आपको केयर करना पड़ता है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज होता है। नेक्स्ट होता है हमारा फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। दिस मेथड रिक्वायर्स evaluators to distribute ratings for a group of employees into a preset distribution curve, often resembling a bell curve.
ठीक है, यहाँ पे एक बेल कर्व बनाया जा रहा है। बेल कर्व कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है, जहाँ पे आपको नॉन परफॉर्मेंस 10% रखने हैं, टॉप परफॉर्मेंस 20% रखने हैं, एवरेज परफॉर्मेंस 70% रखने हैं। मतलब किसी भी टीम में क्या होता है ना कि सबसे ज़्यादा जो परफॉर्मर्स होते हैं वो एवरेज परफॉर्मर्स होते हैं, जो ना बॉटम में होते हैं ना टॉप में होते हैं, ठीक है। तो बेल कर्व में आपको एवरेज परफॉर्मर्स पता चल जाते हैं, टॉप परफॉर्मर्स पता चल जाते हैं और नॉन परफॉर्मर्स पता चल जाते हैं। अ मैनेजर मस्ट रेट देयर टीम सच एज दैट ओनली 10% एज मार्क्ड एज टॉप परफॉर्मर्स, 80% as average and 10% as below average regardless of actual over of performance level। सबसे पहला इसका एडवांटेज होता है कर्ब्स रेटिंग इन्फ्लेशन। ये नाम सुन के आप कंफ्यूज मत होना। मैनेजर्स क्या करते हैं, ऐसे हाई रेटिंग नहीं देते हैं सारे एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि उनको कुछ परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज़ ही हाई परफॉर्मेंस में रखने हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्टिविटी वाला जो मैटर है वो रिजॉल्व हो जाता है। सेकेंड एडवांटेज होता है आइडेंटिफाइज टॉप एंड बॉटम परफॉर्मर्स। बेल कर्व से आपको टॉप के परफॉर्मर्स पता चल जाएंगे और जो बॉटम में होंगे जिनको ऐसे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत होगी वो पता चल जाएंगे, ठीक है। और थर्ड एडवांटेज होता है फैसिलिटेट्स डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे आपको गुड, एवरेज और पुअर परफॉर्मर्स के बीच में डिफरेंशिएट करने में ईजी हो जाएगा और HR रिलेटेड डिसीजन जैसे ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, ये सारे आप इजीली ले सकते हो। फिर आता है हमारा डिसएडवांटेज। यहाँ पे मोरल इशू हो सकता है। जो भी टीम मेंबर्स होंगे अब उनको पता रहेगा कि 10% ही जा सकते हैं टॉप परफॉर्मर्स में, तो इससे वो क्या होंगे, डिस्करेज हो जाएंगे। अगर सारे एम्प्लॉयज़ भी अच्छा काम करते हैं टीम में तभी भी उनमें से 10% को ही टॉप परफॉर्मर्स में रखा जाएगा, तो वहाँ पे मोरल इशू हो सकता है। सेकेंड डिसएडवांटेज होता है मे नॉट रिफ्लेक्ट एक्चुअल परफॉर्मेंस। कभी कभार क्या होता है ना, मैनेजर्स को क्योंकि पहले ही बता दिया जाता है कि बेल कर्व बनाना है आपको एम्प्लॉयज़ का, मतलब आपको कुछ परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज़ तो नीचे रखने ही रखने हैं ऐसे लो परफॉर्मर्स में। तो जो थोड़ा सा अच्छा भी परफॉर्म कर रहे होते हैं ना उनको भी वहाँ पे लास्ट में रख दिया जाता है कई बार, ठीक है। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस वहाँ पे पता नहीं चलती है क्योंकि 3 कैटेगरीज में ही डालना है आपके एम्प्लॉयज़ को। फिर आता है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अभी कई बार क्या होता है ना, क्योंकि बेल कर्व जो बनता है पूरे साल का बनता है। अगर एम्प्लॉयज़ ने स्टार्टिंग में बहुत अच्छा काम किया लेकिन आते आते उनकी परफॉर्मेंस नीचे होने लग गई ना, तभी भी वो ऐसे लो परफॉर्मर्स के साथ ही जाएंगे। 10% में जो बाकी लो परफॉर्मर्स होंगे उन्हीं के साथ उनको भी डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, बेसिकली कहने का मतलब ये है। फिर आता है हमारा चेकलिस्ट। चेकलिस्ट आप सबको पता है किसको बोलते हैं, फिर भी हम पढ़ लेते हैं एक बार। It involves evaluators using a list of behaviors, traits and outcomes, making of those that apply to the employee। ठीक है, एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी बिहेवियर, ट्रेट्स और आउटकम्स होंगे उसके बेसिस पे एक चेकलिस्ट बना दी जाती है। These checklists are typically designed to be clear and specific, making it straightforward to document observable actions or qualities of employees during the appraisal period. Items like delivers reports on time, असिस्टिंग कलीग्स, अगर वो ये चीज़ करता है तो उसमें चेक लग जाएगा, नहीं करता है तो उस पर क्रॉस लग जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली एक चेकलिस्ट मेथड बना दिया जाता है। इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, सबसे पहला होता है इजी टू यूज़ होता है। भाई आपको पता चल जाता है कि कौन सा एम्प्लॉय क्या क्या काम कर रहा है, कौन सा एम्प्लॉय क्या क्या काम नहीं कर रहा है। एक कंसिस्टेंसी होती है, चेकलिस्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। कुछ ऐसे आप आइटम्स लिख दो उसमें और कंसिस्टेंटली आप वही चीज़ फॉलो कर सकते हो, सेम चेकलिस्ट फॉलो कर सकते हो। और थर्ड इसका एडवांटेज होता है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। अगर क्योंकि वो एम्प्लॉय अगर वो काम कर रहा है तो उस पर येस लगेगा, नहीं कर रहा है तो वो नो लगेगा। उसमें क्या ऐसे फेवरेटिज्म नहीं आ सकता है, उसमें बस येस और नो वाला है, उसमें कोई मार्क्स नहीं दे रहे हो आप। डिसएडवांटेज होता है ओवर सिंप्लीफिकेशन। ये वो सारे आइटम्स को इग्नोर कर देता है जो चेकलिस्ट में है ही नहीं। क्या पता एम्प्लॉयज़ की कुछ और क्वालिटीज़ हो लेकिन आपने उसकी चेकलिस्ट बनाई ही नहीं है, तो वो ओवर सिंप्लीफिकेशन हो जाता है। वहाँ पे आप डेप्थ में नहीं जा पाते हो। सेकंड पॉइंट भी यही है कि लैक ऑफ डेप्थ होती है आपको, कि आप डिटेल्ड फीडबैक वगैरह का वहाँ पे स्कोप छोड़ते ही नहीं हो। लास्ट डिसएडवांटेज होता है इसका लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अब एक स्टैंडर्डाइज चेकलिस्ट बना के आप सारे एम्प्लॉयज़ को कैसे असेस कर लोगे, पहले तो ये बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की थोड़ी सी कमी होती है, ऑलराइट। तो एम्प्लॉयज़ के लिए ऐसे क्रिएटिव होना या अडेप्टेबल होना या इंटरपर्सनल स्किल्स लाना, वो सारा आपके चेकलिस्ट में है ही नहीं, है ना। तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट होता है क्रिटिकल इंसिडेंट्स। अब कुछ एक्सेप्शनली गुड एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको यहाँ पे सम्मान दिया जाता है। इट इन्वॉल्व्स डॉक्यूमेंटिंग स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सेप्शनली गुड और एक्सेप्शनली पुअर बिहेवियर बाय एन एम्प्लॉय दैट हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन देयर वर्क और द वर्क एनवायरनमेंट। These incidents are used as a basis for evaluating the overall performance of the employee। ठीक है, कुछ एक्सेप्शनली गुड या एक्सेप्शनली पुअर बिहेवियर्स भी होते हैं एम्प्लॉयज़ के, उनको भी तो डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा आपको, तो इस मेथड के ज़रिए वो किया जाता है। इसके एडवांटेजेस होते हैं फोकस ऑन की बिहेवियर्स।
कुछ की बिहेवियर्स होते हैं वहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं, यहाँ पे ओवर सिंप्लीफिकेशन वाला फैक्टर नहीं आता है। कुछ बिहेवियर्स होते हैं जो क्रिटिकल होते हैं जॉब की सक्सेस के लिए, तो यहाँ पे वो चीज़ देखी जाती है। फिर आता है बिहेवियरल एग्जाम्पल्स, और एम्प्लॉयज़ को ये भी पता चल जाता है कि कौन सा बिहेवियर उनको रिपीट करना है और कौन सा बिहेवियर उनको रिपीट नहीं करना है, तो बिहेवियर का एक एग्जाम्पल यहाँ पे सेट कर दिया जाता है। थर्ड एडवांटेज होता है क्रिटिकल इंसिडेंट्स का, एनकरेजेस डॉक्यूमेंटेशन। अब जो भी क्रिटिकल इंसिडेंट्स हो रहे हैं उनको डॉक्यूमेंट करने पे आपको लंबे टाइम के लिए एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस के हाइज एंड लोज पता रहते रहेंगे, जो कि आप यूज़ कर सकते हो एनुअल रिव्यूज़ में। उनके जो भी परफॉर्मेंस है उसकी एक कंप्रिहेंसिव पिक्चर बेसिकली दिख जाती है आपको। डिसएडवांटेज होता है टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि ये इतना ईजी टास्क नहीं होता है हर एक एग्जाम्पल को आपको नोट डाउन करना है या डॉक्यूमेंट करना, तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम जाता ही जाता है रिकॉर्ड कीपिंग में। सेकंड होता है पोटेंशियल फॉर नेगेटिविटी। अभी कई बार एम्प्लॉयज़ क्या बोलते हैं ना कि भाई उनका मैनेजर उनको तभी नोटिस करता है जब वो कुछ गलत काम करते हैं और वो रिकॉर्ड कर लेता है, वो कुछ अच्छा काम करते हैं तो वो देखता ही नहीं है। तो वहाँ पे क्रिटिकल इंसिडेंट्स में अगर मैनेजर बस नेगेटिव चीज़ें ही लिख रहा है तो वहाँ पे कुछ एक पोटेंशियल हो जाती है नेगेटिविटी लाने की, जो भी टीम है उसमें से वर्क एनवायरनमेंट ख़राब हो जाता है। और थर्ड होता है रिसेंसी बायस। रिसेंसी बायस क्या होता है, अब मान लो आपने पूरे साल अच्छा काम किया, ठीक है, रिसेंसी बायस जो रिसेंटली हुआ है ना उसके बेसिस पे आपको जज करना। मान लो आपने पूरे साल अच्छा काम किया, मार्च अप्रैल में आपका अप्रेजल होने वाला है, फरवरी में आपने जाके कुछ ऐसे बहसबाजी कर लिया, कुछ गंदा काम कर लिया, अब उसके बेसिस पे आपका जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो ख़राब कर देगा आपका मैनेजर, ठीक है। तो इससे बोलते हैं रिसेंसी बायस। क्रिटिकल इंसिडेंट्स में वो सारी चीज़ें लिख देगा जो आपने फरवरी में करी है, जो कि एक डिसएडवांटेज होता है क्रिटिकल इंसिडेंट्स मेथड का। नेक्स्ट होता है ग्रुप अप्रेजल्स। It involves a panel of evaluators which typically includes a mix of supervisors, peers and sometimes subordinates reviewing and assessing an employee's performance. अब यहाँ पे ग्रुप एक पैनल बिठा दिया जाता है मैनेजर्स का या इवैल्यूएटर्स का, जिसमें सुपरवाइज़र भी होते हैं, पीयर्स भी होते हैं और सबऑर्डिनेट्स को भी कई बार शामिल कर लिया जाता है, ताकि किसी एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस या फीडबैक दे दिया जाए, जिसको हम 360 डिग्री कई बार बोल देते हैं, जो कि हम मॉडर्न टेक्निक्स में पढ़ेंगे या मॉडर्न मेथड्स में पढ़ेंगे। दिस कलेक्टिव अप्रोच एम्स टू गैदर डाइवर्स पर्सपेक्टिव टू फॉर्म अ मोर कंप्रिहेंसिव व्यू ऑफ एन एम्प्लॉयज़ इफेक्टिवनेस, ठीक है। एक कंप्रिहेंसिव आपको व्यू पता चल जाता है कि सारे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। इसका फर्स्ट एडवांटेज होता है डाइवर्स पर्सपेक्टिव, जो कि हमने मीनिंग में पढ़ा था कि आपको एक कंप्रिहेंसिव व्यू मिल जाता है, कि बहुत सारे लोगों से आपको फीडबैक मिल जाता है, स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पता चल जाती हैं, ब्रॉडर इंसाइट मिल जाता है। थर्ड होता है इंक्रीज्ड फेयरनेस। अब यहाँ पे पोटेंशियल फॉर बायस ख़त्म कर दिया आपने एकदम, कि मैनेजर का फेवरेटिज्म चलेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे पीयर्स भी हैं, वहाँ पे सबऑर्डिनेट्स भी हैं मैनेजर्स के अलावा, ठीक है। तो अनफेयर असेसमेंट्स वहाँ पे कम होंगे। थर्ड होता है इन्हांस्ड एक्यूरेसी, क्योंकि हर एक चीज़ को जो मैनेजर बोल रहा है उसको एक्यूरेटली कंपेयर किया जाएगा, क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा, जो भी उनके ऑब्जर्वेशंस हैं, जो और लोग सोचते हैं उनसे। डिसएडवांटेज होता है टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि ये टास्क थोड़ा सा ऐसे बहुत सारे लोगों को इकट्ठे करके ऐसे सबसे फीडबैक लेने वाला टास्क होता है ना, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है ये टास्क, और चैलेंजिंग होता है, उसकी कोई दोहराई नहीं है। पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो सकता है, जैसे कि मान लो एक एम्प्लॉय है, हर एक बंदा उसके बारे में कुछ अलग अलग ही बता रहा है, और इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू असेस कि वेदर ही इज़ परफॉर्मिंग गुड और नॉट, ठीक है। तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है, और वही एक पॉइंट होता है ग्रुप थिंक में भी। ग्रुप थिंक का मतलब कि अगर मान लो मैं बहुत पॉपुलर हूँ अपनी टीम में किसी और रीज़न की वजह से, तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल मीट कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, अपने टारगेट्स मीट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज मैं पॉपुलर हूँ, तो मेरे मतलब ऐसे अच्छे अच्छे फीडबैक देंगे एम्प्लॉयज़, तो वहाँ पे ग्रुप थिंक देखा जाता है, जो कि एक डिसएडवांटेज होता है बेसिकली। लास्ट इसका मेथड होता है फील्ड रिव्यू मेथड। इट इन्वॉल्व्स एन एक्सटर्नल रिव्यूअर। यहाँ पे इंटरनल बंदों को नहीं, एक एक्सटर्नल बंदे को बुला रहे हैं कि भाई फेवरेटिज्म तो बिल्कुल ज़ीरो ही कर दो आप। It involves an external reviewer, often from HR department, who conducts interviews with supervisors and reviews the performance data of employees. This method is typically used to ensure consistency and fairness across different departments or units within an organization. ठीक है, तो बाहर से HR से कोई बंदा बुला दिया गया और बोला गया कि हाँ भाई अभी अब क्या करो, इंटरव्यूज़ लो सुपरवाइज़र के साथ और जो भी उनके एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस है उनको असेस करो। बेसिकली HR का बंदा इन्वॉल्व कर दिया गया। इसका एडवांटेज क्या हो सकता है, कंसिस्टेंसी अक्रॉस डिपार्टमेंट्स। अब क्योंकि एक न्यूट्रल बंदा आ गया HR से, तो ये मेक श्योर करेगा वो कि सारे डिपार्टमेंट में जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हैं जिसके बेसिस पे परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जा रहा है, इवैल्यूएट किया जा रहा है, वो सारे सेम रहें, कंसिस्टेंट रहें। ठीक
ठीक है, तो कंसिस्टेंसी होती है यहाँ पे। सेकंड होता है ऑब्जेक्टिव एवेल्युएशन। यहाँ पे सब्जेक्टिविटी आपने ज़ीरो कर दी, क्योंकि जो बाहर से बंदा आएगा ना, एक्सटर्नल रिव्यूअर आएगा, उसको पर्सनल रिलेशनशिप, डिपार्टमेंटल इश्यूज से कोई लेना देना नहीं है। वो जो अपना काम करने आया है, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को असेस करने, वो करेगा और वो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव होता है यहाँ पे इवैल्यूएशन। थर्ड होता है आइडेंटिफाइज मैनेजरियल बायसेस। अब कोई मैनेजर अगर फेवरेटिज्म कर रहा है तो वो एचआर का जो बंदा होगा वो झट से उस चीज़ को पकड़ लेगा वहाँ पे, ताकि वो मेक श्योर करेगा कि फेयरनेस बनी रहे, जो भी रिवॉर्ड वगैरह दिए जा रहे हैं, ये जो भी प्रमोशनल डिसीजंस है उसमें। डिसएडवांटेजेस का सबसे पहला होता है लिमिटेड फैमिलैरिटी। अभी एक्सटर्नल रिव्यूअर को क्योंकि पता नहीं है कि टीम में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो कई बार क्या पता वो गलत डिसीजन भी ले ले और एक्यूरेट असेसमेंट्स ना हो उसके। सेकंड होता है रिसोर्स इंटेंसिव। रिसोर्स इंटेंसिव का मतलब यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है भाई। एचआर से बंदा ऐसे ही थोड़ा ना ले आओगे, आपको अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी, फिर एचआर से बंदा लाओगे तो वो भी टाइम लेगा आपका, वो भी समझने में टाइम लेगा, तो वहाँ पे रिसोर्स इंटेंसिव इसलिए इस मेथड को बोला जाता है, जो कि एक डिसएडवांटेज होता है। लास्ट इसका होता है पोटेंशियल रेसिस्टेंस। अब यहाँ पे एम्प्लॉयज़ खुद ही मना कर देते हैं, एम्प्लॉयज़ या मैनेजर खुद ही रेजिस्ट कर देगा, बोलेगा कि नहीं भाई बाहर से बंदा आएगा, वो क्या समझेगा हमारी टीम के बारे में, तो एक काम करो बाहर से बंदा मत बुलाओ, एचआर से बंदा मत बुलाओ, हम खुद ही कर लेंगे भाई अपना टीम का, आप बाहर से मत लेके आओ। तो रेजिस्टेंस वहाँ पे आ सकता है, पोटेंशियल, ठीक है। तो यही तो कुछ डिसएडवांटेज होते हैं इसके। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आप समझ गए होंगे किसे बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल, और क्या इसके कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं। 11 हमने इसके कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स पढ़े। अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो में तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। मॉडर्न मेथड्स देखेंगे इसके बाद हम, एक वीडियो आएगी जिसमें हम देखेंगे 360 डिग्री, बार्स, बहुत सारे ऐसे मेथड्स हम देखने वाले हैं, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपको देखनी होगी तो आप जाके देख सकते हैं। लाइक हो जानी चाहिए वीडियो, प्लीज़ लाइक कर देना जाते जाते। लाइक कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए, और अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो थैंक यू सो मच।